हेलो एवरीवन। आप सबका पीजीटी की बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है सुगर ट्रांसलोकेशन। अब आपको यहां पहले नंबर पे ये जानना है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्या है। ध्यान रहे, पौधे के शरीर में फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें से जो फूड है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट के फॉर्म में होता है और वाटर सैप के फॉर्म। सैप क्या है? जिसमें 1-2% मिनरल होते हैं, वैसे वो पानी, यानी ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट में क्या है? किस चीज से सॉल्यूट है? ऑर्गेनिक फूड है। अब आगे की बात समझिए कि मोस्टली प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन ग्रीन लीव्स। अधिकांश पौधे अपने हरे पत्तियों में भोजन बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्रीन लीव्स हैं, इनका जो भाग फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम लोग मीजोफिल्स कहते हैं। मीजोफिल्स का जो भाग फोटोसिंथेसिस कराता है उसको टिश्यू के लेवल पे क्लोरेन काइमा कहते हैं। क्लोरेन काइमा क्लोरेन काइमा एक प्रकार की पैरेन काइमा होती है, जिसमें थोक भाव में क्लोरोप्लास्ट होता है। पैरेन काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट हो तो उसका नाम क्लोरेन काइमा होता है। इसी क्लोरेन काइमा से कौन बनता है? मीजोफिल। मीजोफिल किसके भाग है? ग्रीन लीव्स के। जहां क्या चलेगी? फोटोसिंथेसिस। और क्या बनेगा? फूड। यानी फूड मोस्टली कहां बनता है? मीजोफिल्स में, ग्रीन लीव्स के मीजोफिल्स में। अब पौधे में वह आर्गन जो फूड को स्टोर करता है, फूड का जहां स्टोरेज होता है, वह रूट हो सकता है, लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, या और कोई मॉडिफाइड पार्ट हो सकता है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यह स्टोरेज की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्योंकि जो ये फोटोसिंथेसिस है, इसमें फूड प्रोड्यूस होता है। जो रेस्पिरेशन है उसमें फूड कंज्यूम होता है और इनके बीच का रेशियो 10:1 का है। यानी जिस समय में रेस्पिरेशन द्वारा एक फूड का कंजप्शन होगा, उसी समय में उसी पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस करके 10 गुना फूड बनाया जाएगा। इसका मतलब खर्चे से ज्यादा आमदनी है। और जब कभी खर्चे से ज्यादा आमदनी होगी तो तय है कि वहां क्या होगा? स्टोरेज होगा। आगे समझिए। स्टोरेज के लिए फूड अपने बनने की जगह से स्टोरेज के भाग को जाएगा। यानी क्या होना है? ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ
फूड, इसी का नाम ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है सोर्स, टू साइट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है सिंक, थ्रू phloem is known as sugar ट्रांसलोकेशन। इसी को हम लोग सुगर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू, या ओरिजिन को सोर्स कहते हैं, टू द साइट ऑफ स्टोरेज, उसको हम लोग सिंक कहते हैं, थ्रू फ्लोएम इज नोन एज सुगर ट्रांसलोकेशन। अब यहां एक बात याद रखनी है, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम का वह कंपोनेंट जो सुगर ट्रांसलोकेशन कराता है उसका नाम सीप ट्यूब है। जो एंजियोस्पर्म नहीं है, जो नॉन एंजियोस्पर्म है, जो नॉन एंजियोस्पर्म है, वहां पे फ्लोएम का वह भाग जो शुगर ट्रांसलोकेशन कराता है उसको हम लोग सीप सेल्स कहते हैं। यानी यहां ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म में शुगर ट्रांसलोकेशन सीप ट्यूब कराएगा, नॉन एंजियोस्पर्म जैसे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में यह कार्य सीप ट्यूब के न होने के कारण जिसके द्वारा कराया जाता है उसी को हम सीप सेल्स कहते हैं। अगली बात आती है कि फ्लोएम के द्वारा शुगर ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे एक्सप्लेन, यहां बताते हैं हम। एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इसी का दूसरा नाम है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, कैन demonstrate that sugar translocation occurs through phloem। वह एक्सपेरिमेंट जो यह साबित कर सकता है कि फ्लोएम के द्वारा ही शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है उसी का नाम गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है। अब आपके लिए अगली प्रॉब्लम आएगी कि गर्डलिंग क्या है, बताते हैं इसको। गर्डलिंग involves removal of bark from main stem। मेन स्टेम से बार्क को रिमूव करना कर्डलिंग कहलाता है, इसी को रिंगिंग कहते हैं। अब अगला प्रॉब्लम, व्हाट इज बार्क, याद रखिए बार्क इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज प्रेजेंट आउटसाइड कैम्बियम ऑफ स्टेम। स्टेम में कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी टिश्यूज हैं सभी का कॉमन नाम बार्क है। अब इसको हम डायग्राम से समझें। यह एक गर्डलिंग के बाद का डायग्राम है। ये ऊपर आपका मेन स्टेम है, नीचे रूट है। ये जो लाइन दिख रही है ये कैम्बियम है, इसको हम टीएस में दिखाते हैं आपको। ये कैम्बियम
की लाइन है, इसी में जगह जगह अंदर की तरफ ये जो हमने बनाया है जाइलम। जो स्टेम होता है उसका वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है। इसका मतलब कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं। ये रेडियस है एक ही, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। ये जो बीच में हमने लाइन खींची है यह डिवाइड करने वाली ये कैम्बियम है। दूसरा अगला गुण होता है स्टेम के वेस्कुलर बंडल का, वह कोलेटरल होता है। कोलेटरल का मतलब है कि बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होगा। तीसरी विशेषता होती है इसकी, यह ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप होने का मतलब है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है जहां से रिंगिंग होने के बाद दिख रही है स्टेम में, यही कैम्बियम है। तो रिंगिंग करने के बाद का ये सिचुएशन है। तो रिंगिंग करने में क्या रिमूव किया हमने? बार्क रिमूव किया। बार्क का रिमूवल हुआ। बार्क में क्या रिमूव हो गया? वह सब कुछ जो कैम्बियम के बाहर था। कैम्बियम के बाहर फ्लोएम भी था, वो रिमूव हो गया। अब यदि फ्लोएम रिमूव हो गया तो रिंगिंग के बाद होने वाला क्या है उसका हम आंसर लिख देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ रिंगिंग, roots will die first and finally plant will die। क्यों ऐसा हुआ कि रिंगिंग करने पे रूट्स एक्सपायर कर जाएंगे पहले और फिर पौधा एक्सपायर कर जाएगा? क्योंकि जब हम रिंगिंग करेंगे तो फ्लोएम का रिमूवल हो जाएगा, और यदि भोजन फ्लोएम के द्वारा जाता है तो वह रूट को उपलब्ध नहीं होगा सूट से, क्योंकि सूट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। और इस तरह से रूट एक्सपायर करेगी। उसके एक्सपायर करते ही वाटर का एब्जॉर्प्शन बंद होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन बंद होते ही रूट के वाटर का एब्जॉर्प्शन बंद होते ही सूट भी मुरझा जाएगा और प्लांट फाइनली एक्सपायर कर जाएगा। यह प्रयोग अपने आप में प्रमाण है कि शुगर का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे की बात समझिए। कि शुगर ट्रांसलोकेशन sugar translocation always occurs in the form of सुक्रोज। फोटोसिंथेसिस होने पर ग्लूकोज बनती है। शुगर ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है और स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होने के कारण इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, दो मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं और यह ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। स्टार्च भी ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल है और यह पॉलीसेक्राइड है। यानी शुगर ट्रांसलोकेशन में जो फॉर्म है वो सुक्रोज का है। अगला पॉइंट याद रखना है, ए मिनरल बोरॉन इज नेसेसरी फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन। शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए जिस मिनरल की जरूरत है उसका नाम बोरान है। एक और पॉइंट समझना है आपको, पी प्रोटीन। पी प्रोटीन ये स्पेसिफिक प्रोटीन है प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ फ्लोएम
रेगुलेट रेट ऑफ सुगर ट्रांसलोकेशन। पी प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो फ्लोएम की वॉल पे उपलब्ध होती है और वह किस रेट से फूड का ट्रांसपोर्ट होगा उसका रेगुलेशन करती है। रेगुलेट रेट ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन। इतनी बातें समझना है। शुगर का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है क्योंकि ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव फॉर्म है। जो मिनरल शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए जरूरी है उसका नाम बोरान है। वह प्रोटीन जो रेट ऑफ शुगर ट्रांसलोकेशन कंट्रोल करती है उसका नाम पी प्रोटीन है। यहाँ पी का पूरा नाम फ्लोएम से है। शुगर का ट्रांसलोकेशन अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है पौधे में, और दाएं बाएं यानी रेडियल भी हो सकता है। यानी किसी भी डायरेक्शन मूव करती है। मूवमेंट की शर्त है कि इसका मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। वह कॉन्सेप्ट जो शुगर ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करता है उसका नाम है मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसी को इसी हाइपोथेसिस को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वह नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के द्वारा शुगर का ट्रांसलोकेशन हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है और यह बाई डायरेक्शनल फ्लो को बाई डायरेक्शनल फ्लो को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यही नहीं, यह हाइपोथेसिस एटीपी इस प्रोसेस में चाहिए इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि यह हाइपोथेसिस मानती है कि यह प्रोसेस पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस वो होती है जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च नहीं होती। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको शुगर ट्रांसलोकेशन समझ में आया होगा। हम इसको जल्दी जल्दी आपके लिए समराइज कर देते हैं जिससे कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। यहाँ टॉपिक का नाम लिखे हुए हैं शुगर ट्रांसलोकेशन। शुगर ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। यहाँ याद रखना है कि यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मतलब फूड से है। पौधे के शरीर में फूड का मूवमेंट सॉल्यूट के फॉर्म में होता है, वाटर का मूवमेंट सैप के फॉर्म में होता है। प्लांट्स में मोस्टली फूड का प्रिपरेशन ग्रीन लीव्स में होता है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका वह पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसका नाम मीजोफिल है। मीजोफिल जिसके बने होते हैं वो क्लोरेनकाइमा है और क्लोरेनकाइमा वास्तव में ऐसे पैरेनकाइमा होते हैं जिनमें थोक भाव में क्लोरोप्लास्ट होता है। इन्हीं लीव्स में फूड बनेगा और यह बनने के बाद स्टोरेज के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसी ट्रांसफर का नाम शुगर ट्रांसलोकेशन है। और ये स्टोरेज के लिए कहाँ जाएगा? ये रूट को जा सकता है, लीफ को जा सकता है, स्टेम, फ्रूट या किसी अन्य भाग को जा सकता है। ये जाता क्यों है स्टोरेज के लिए? उसका भी कारण आपको हम बता रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, रेस्पिरेशन में फूड खर्च होता है और इसके बीच का रेशियो 10:1 है। यानी बनता ज्यादा है, खर्च कम होता है, इसलिए स्टोरेज होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन और सोर्स टू साइट ऑफ स्टोरेज या सिंक थ्रू फ्लोएम इज नोन एज शुगर ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम के द्वारा फूड अपने बनने की जगह से अपने स्टोरेज की जगह को जाए, इसी का नाम शुगर ट्रांसलोकेशन है। यह किसके द्वारा हो रहा है? फ्लोएम के द्वारा। अब यहाँ ध्यान देना है, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में वह पार्ट जो यह कार्य करेगा उसका नाम सिप ट्यूब है। नॉन एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में जो यह कार्य जो कंपोनेंट यह कार्य करेगा उसका नाम सिप सेल्स है। वो एक्सपेरिमेंट जो फ्लोएम के द्वारा फूड के ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन कर लेती है उसका नाम गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है। गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करने पे होता क्या है? रिमूवल ऑफ बार्क होता है मेन स्टेम से। बार्क में क्या क्या आते हैं? सारे टिश्यू आते हैं जो कैम्बियम के बाहर है। डायग्राम में हमने ऊपर स्टेम है, नीचे रूट है और बीच में रिंगिंग करने के बाद जो सीधी लाइन दिख रही है वो कैम्बियम है और कैम्बियम के अंदर जाइलम है। हम उसी को यहाँ भी दिखाए हुए हैं। ये आपका कैम्बियम है, कैम्बियम के अंदर जाइलम है और इसके बाहर के भाग जो स्टेम के थे रिमूव हो चुके हैं। स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन होता है। कंजॉइंट का मतलब एक ही रेडियस पे फ्लोएम और जाइलम होंगे। कोलेटरल का मतलब कि उसी रेडियस पे एक ही रेडियस पे फ्लोएम और जाइलम हो और बाहर फ्लोएम हो और अंदर जाइलम हो। ओपन का मतलब होता है कि इनके बीच कैम्बियम हो।
एज ए रिजल्ट ऑफ रिंगिंग रूट्स विल डाई। फर्स्ट रिंगिंग के चलते रूट पहले एक्सपायर कर जाती हैं और फाइनली प्लांट विल डाई। क्यों? यदि फ्लोएम के द्वारा भोजन जाता है तो फ्लोएम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में रिमूव हो जाता है, जाइलम बचा रहता है। और यदि जाइलम के द्वारा जाता तो रूट एक्सपायर नहीं करती। फ्लोएम के द्वारा जाता है, ये साबित हो जाता है रूट के एक्सपायरी के साथ। सुगर ट्रांसलोकेशन ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में सुगर का ट्रांसलोकेशन होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज है। ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म होता है, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। वह मिनरल जो सुगर ट्रांसलोकेशन में जरूरी है उसका नाम बोरान है। बोरान इज नेसेसरी फॉर सुगर ट्रांसलोकेशन। यह एक मिनरल है जो माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट। पी प्रोटीन प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ फ्लोएम रेगुलेट द रेट ऑफ सुगर ट्रांसलोकेशन। किस स्पीड से फूड का आना जाना होगा यह तय करने के लिए एक विशेष प्रोटीन फ्लोएम के मेम्ब्रेन पे होती है और उसी का नाम पी प्रोटीन है। सुगर का ट्रांसलोकेशन अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, दाएं बाएं यानी रेडियल हो सकता है, लेकिन यह हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जो हाइपोथेसिस जो सुगर ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करती है उसका नाम मंस मास फ्लो हाइपोथेसिस है। इसी का दूसरा नाम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस के द्वारा सुगर का ट्रांसपोर्ट का नेचर पैसिव है और वह हाई टू लो होता है। इस प्रकार यह हाइपोथेसिस बाई डायरेक्शनल फ्लो को एक्सप्लेन नहीं करेगी, यानी लो टू हाई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। यही नहीं, यह पैसिव है इसलिए यह एटीपी के इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। दैट इज ऑल अबाउट सुगर ट्रांसलोकेशन। आपको जहां कोई समस्या हो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।